कल्पना कीजिए एक ऐसे ब्रह्मांड की जो गैलेक्सीज से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा पावरफुल और फिर भी इतना छोटा है कि हमारी स्कल में समा सकता है। यह ब्रह्मांड हमारा ब्रेन है, एक ऐसा ऑर्गन जो हमारी थिंकिंग, इमोशन और आइडेंटिटी को डिफाइन करता है। मानव मस्तिष्क जो केवल 1.3 केजी का होता है, विज्ञान द्वारा ज्ञात सबसे जटिल बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर। इसमें लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं जो लाखों कनेक्शन बनाते हैं और इतनी जटिल नेटवर्किंग करते हैं कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के स्टार से भी अधिक संख्या में होता है। हर थॉट, हर फीलिंग, हर ड्रीम, यह सभी इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स की जटिल दुनिया उत्पन्न करते हैं। लेकिन यह अनबिलीवेबल मशीन काम कैसे करती है? सिर्फ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और केमिकल रिएक्शन से लव और फियर जैसी फीलिंग्स कैसे उत्पन्न होती है? मेमोरीज हमारे पास्ट को कैसे सजोती है? न्यूरॉन्स इतनी प्रिसीजन से काम कैसे करते हैं कि वे कॉन्शियसनेस को जन्म देते हैं, वही कॉन्शियसनेस जो हमें अपने अस्तित्व का एहसास कराती है। साइंटिस्ट ने सेंचुरी तक ब्रेन के सेक्रेट्स को अनलॉक करने का ट्राई किया है, लेकिन अभी तक केवल सरफेस को ही टच कर पाए। ब्रेन केवल एक बायोलॉजिकल ऑर्गन नहीं है, इंटेलिजेंस है, साथ ही मोस्ट क्रिएटिव आइडियाज और आर्ट को भी जन्म देता है, और यह सब बिना किसी स्पेशल एफर्ट के होता है। गाइस, आज न्यूरोसाइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्रेन मशीन इंटरफेस (बीएमआई) के क्षेत्र में हो रही रिवोल्यूशनरी एडवांसमेंट हमें एक ऐसे दौर में ले जा रहा है जहां ब्रेन की कैपेबिलिटीज को और अधिक डिकोड और एक्सपेंड किया जा सकता है। क्या हम एक दिन अपनी मेमोरीज को डिजिटल रूप में सेव कर सकते हैं? कॉन्शियसनेस को ट्रांसफर किया जा सकता है? क्या हम अपनी नेचुरल इंटेलिजेंस को आर्टिफिशियली एनहांस कर सकते हैं? इन सभी सवालों के जवाब फ्यूचर के गर्भ में छिपे हैं। आइए हम एक सिनेमैटिक जर्नी पर निकलते हैं और जाने इस अद्भुत और रहस्यमय शक्ति, ह्यूमन ब्रेन के अनएक्सप्लोर्ड सीक्रेट्स को। ब्रेन को समझने का प्रयास बहुत ही एनिशिएंट टाइम से हुआ है, जिसको समझने के लिए बहुत सारी थ्योरीज का डेवलपमेंट भी हुआ है। लेकिन इसमें सबसे प्राचीन अवधारणा एनिशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन ये बताती है कि हृदय सोचने और भावनाओं के केंद्र है, जबकि मस्तिष्क को कम महत्व दिया जाता है। मिस्र की सभ्यता में लोगों को मरने के बाद उनमें एक मम्मीकरण प्रोसेस होता था, जिसमें वो लोग मरे हुए व्यक्ति के लाश को पूरी साज व्यवस्था के साथ दफनाते थे। इस प्रोसेस में वो लोग हार्ट को थॉट और इमोशन का सेंटर मानते थे। दैट्स व्हाई वो लोग उस इंसान के ब्रेन को वहां से हटा देते थे। इसके अलावा ग्रीक फिलोसफी में हिप्पोक्रेटस ने पहली बार कहा कि मस्तिष्क ही विचारों और भावनाओं के केंद्र, जबकि एरिस्टोटल ने इसे रक्त को ठंडा करने वाला ऑर्गन बताया। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें देखते हैं कि आंद्रियास वेसालियस नाम के एक व्यक्ति ने 1514 से लेकर के 1564 ईस्वी में पहली बार विस्तृत न्यूरो सिस्टम को दर्शाया, और इसका फाइनल रिजल्ट रेन डेस्कार्टेस 1596 से 1615 तक उन्होंने डुअलिज्म सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने मस्तिष्क और आत्मा, माइंड एंड सोल को अलग अलग माना। एनिशिएंट टाइम से साइंटिस्ट ने ब्रेन की गहराई को समझने का प्रयास तो किया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ अनदेखा है। अगर हम बायोलॉजिकल ह्यूमन ब्रेन को एनालाइज करें, यह कई हिस्सों में बटा हुआ है, जिनमें हर एक की अलग डिस्ट्रीब्यूशन होती है। यह जानना जरूरी है कि थॉट्स, इमोशन और बुद्धिमत्ता कैसे काम करती है। इसमें ब्रेन का हर एक पार्ट अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करता है, जिसमें ब्रेन का सबसे मेजर पार्ट आता है सेरिब्रम। यह ब्रेन का सबसे बड़ा भाग जो थिंकिंग, डिसीजन और लॉजिक करने में मदद करता है। इसका दूसरा पार्ट होता है सेरिब्रम, जिसे अनुकेंद्रिका के नाम से जाना जाता है, बॉडी को बैलेंस और मोशन को कंट्रोल करने का काम करता है। इसका तीसरा पार्ट होता है ब्रेन स्टेम, मस्तिष्क तना के नाम से जानते हैं हम इसे, और यह हमारे हार्ट बीट, रेस्पिरेटरी सिस्टम और अन्य अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसके अलावा हमारे माइंड के 4 लोब्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने का कार्य करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है फ्रंटल लोब, जिसे ललाट खंड कहते हैं। ललाट खंड का काम प्लान, डिसीजन, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जिम्मेदार होता है। इसके अलावा आता है हम लोगों का पेराइटल पॉली, या इसी को पैराइटल खंड बोला जाता है। यह हमारे स्पर्श, दर्द और तापमान जैसी संवेदनाओं को प्रोसेस करता है। तीसरा आता है इसमें टेम्पोरल लोब, जिसे करणीय खंड के नाम से जानते हैं। यह हमारे मेमोरी, लैंग्वेज और हियरिंग से संबंधित कार्यों को करता है। और इसका सबसे लास्ट पॉइंट होता है ऑक्सीपिटल लोब, जिसे पश्च खंड के नाम से जाना जाता है। यह हमारे विजुअल प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है। जो चीजें हम लोग देखते हैं उसको प्रोसेस करने और उसको समझने तथा उसके मैसेज को ब्रेन तक सही सलामत पहुंचाने का कार्य हमारा ऑक्सीपिटल लोब करता है। इसके अलावा ब्रेन का एक दूसरा पार्ट भी होता है, जिसे ल्यूबिकल सिस्टम के नाम से जानते हैं, जो हमारे इमोशनल ब्रेन के नाम से जाना जाता है। इसमें सबसे पहले पार्ट आता है अमीगडाला। यह अमीगडाला का काम भय और आक्रोश जैसी भावनाओं को कंट्रोल करने का काम करता है। इसका दूसरा पार्ट होता है हिप्पोकैम्पस। यह मेमोरी फॉर्मेशन में मदद करता है। इसके साथ साथ होता है हम लोगों का हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे शरीर के तापमान, भूख और प्यास, घृणा और प्यार जैसी चीजों को कंट्रोल करता है। अब यहीं पर अगर हम बात करें ब्रेन पावर के बारे में, अल्टीमेट सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा फास्ट होता है। ह्यूमन ब्रेन की असली ताकत इसकी जानकारी प्रोसेस करने, थॉट्स जनरेट करने और स्मृतियों को संग्रहित करने की क्षमता में है। न्यूरल कनेक्शन और सिनैप्स मानव मस्तिष्क के सबसे मेन कड़ियों में से माने जाते हैं। ह्यूमन ब्रेन में 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं, जो हर न्यूरॉन्स हजारों कनेक्शंस बनाता है। ये कनेक्शन मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद तारों की संख्या से भी अधिक है।
ह्यूमन ब्रेन में जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं वो सभी एक्टिव नहीं होते हैं, या हम यूं कहें कि कभी भी हम जीवन में अपने 100% ब्रेन का यूज नहीं कर पाते। इसको एक्टिवेट करने का न्यूरोप्लास्टिसिटी नाम का एक प्रोसेस होता है, जिसके थ्रू हम अपने ब्रेन का रीवायरिंग कर सकते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। न्यूरोप्लास्टिसिटी एक साइंटिफिक कंसेप्ट है जो दिखाता है कि ह्यूमन ब्रेन अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन को चेंज कर सकता है थ्रू आउट द लाइफ, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस, लर्निंग और इवन इंजरीज के थ्रू। न्यूरोप्लास्टिसिटी के बेसिस पर साइनेप्टिक कनेक्शन चेंज होते हैं। यह हैबियन लर्निंग थ्योरी और लॉन्ग टर्म पोटेंशियल, जिसे LTP के नाम से जाना जाता है, प्रिंसिपल पर काम करता है। हैबियन थ्योरी 1949, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर। इसका मतलब है कि अगर दो न्यूरॉन्स बार बार एक साथ एक्टिवेट होते हैं, उनका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसके साथ लॉन्ग टर्म पोटेंशियल LTP, जब एक न्यूरॉन रिपीटेडली एक्टिव होता है तब उसका और एडजेसेंट न्यूरॉन्स के कनेक्शन मजबूत होते हैं, जिससे लर्निंग और मेमोरी इंप्रूव होती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी के क्षेत्र में बहुत सारी डिस्कवरी और साइंटिफिक फैक्ट्स और डाटा हमारे सामने आते हैं, जिसमें विलियम जेम्स सन 1819 में पहली बार सजेस्ट किया कि ब्रेन अडॉप्टेबल हो सकता है। इसके बाद डोनाल्ड हब सन 1949 में हैबियन लर्निंग रूल दिया, जो न्यूरोप्लास्टिसिटी का बेस है। इसके अलावा माइकल हर्जेनी सन 1970 से 1980 तक एक्सपेरिमेंटल स्टडीज से प्रूव किया कि ब्रेन लाइफ अडॉप्टेबल हो सकता है। इस क्षेत्र में लास्ट थ्योरी जो दिया पावेल बेंच या रीटा सन 1960 में शो किया कि ब्रेन एक सेंस लॉस होने पर दूसरा सेंस को एनहांस कर सकता है। यहीं पर अगर हम नजर डालें टाइप्स ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी पर, तो यह दो प्रकार की होती है। सबसे पहले आता है इसमें स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी, जब ब्रेन को फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, जैसे नए न्यूरॉन्स या साइनेप्स बने। इसके अलावा फंक्शनलिटी प्लास्टिसिटी होती है, जब ब्रेन एक डैमेज एरिया फंक्शन को किसी और रीजन में शिफ्ट कर देता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी के एप्लीकेशंस और बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। इसमें हम लर्निंग मेमोरी को एनहांसमेंट कर सकते हैं, ब्रेन इंजरी को रिकवर कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपने स्किल डेवलपमेंट एंड हैबिट फॉर्मेशन में इसका हद से ज्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन क्या यह इतना आसान है जितना हम इस थ्योरी में एक्सप्लेन कर रहे हैं? देखिए, इतना आसान है तो नहीं, लेकिन इसको बनाया जा सकता है। जैसे कि न्यूरोप्लास्टिसिटी को अनलॉक करके इसमें सबसे पहले चीज आती है ब्रेन गेम्स एंड पजल्स को सॉल्व करना, जिसमें आपका सुडोकू, चेस, क्रैश कोड, ये सारी चीजें आती हैं। इसके अलावा होता है न्यू स्किल्स को डेवलप करने में, जैसे लैंग्वेज, म्यूजिक, कोडिंग एटसेट्रा। इसके अलावा एक्सरसाइज एंड योगा फिजिकल मूवमेंट न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करते हैं। और सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेथड है मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। स्ट्रेस रिड्यूस करता है, जो हमारे न्यूरॉन कनेक्शंस को इम्प्रूव करता है। और लास्ट पॉइंट है इसमें ट्रेवल एंड सोशल इंटरेक्शन। नई जगह और नए लोग ब्रेन को चैलेंज देते हैं, जिससे हमारे सोए हुए जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और हमारे ब्रेन के साइनेप्स एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी मस्तिष्क की नई कनेक्शन को बनाने और खुद को रिवायर करने की क्षमता। इसमें नई चीजें सीखना, चोटों से उबरना और बदलते माहौल में ढलने, सारी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप सजेस्ट होती है। इसके अलावा हमारे ब्रेन का एक अनदेखा पार्ट सारी चीजों को जो कंट्रोल करता है, एक ह्यूमन की पूरी लाइफ स्टाइल को चेंज करता है, वो होता है सबकॉन्शियस माइंड। हमारी 95% दैनिक क्रियाएं अवचेतन मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है। अवचेतन मन बहुत तेजी से जानकारी प्रोसेस करता है, जबकि चेतन मन बहुत ही स्लो होता है। कई महान साइंटिस्ट और कलाकारों ने अपने अवचेतन मन का उपयोग कर असाधारण कृतियां बनाई हैं, जैसे कि पिकासो की पेंटिंग, आइंस्टीन का फिजिक्स का जलवा। इसी तरीके से जो भी महान साइंटिस्ट और कलाकार हुए हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने और उसका यूज करने के लिए एफर्ट्स किए हुए हैं। और चेतन शक्ति को बढ़ाने के लिए विजुअलाइजेशन, अफर्मेशंस और हाइप्नोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें सुपर ह्यूमन ब्रेन पोटेंशियल के बारे में, तो बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट देता है यार। सबसे पहले चीज आता है इसमें माइंड और माइंडफुलनेस, फोकस और हमारी ब्रेन पावर को बढ़ाता है। इसके अलावा आता है स्मार्ट ड्रग्स, इसे न्यूट्रोपिक्स के नाम से जानते हैं। यह हमारी अवेयरनेस और स्मृति को बढ़ाने के लिए प्रयोग की जाने वाली दवाइयाँ होती है। इसके अलावा आता है AI और न्यूरोलिंक, मस्तिष्क और कंप्यूटर को जोड़ने की एक नई टेक्निक्स है, जो उसके को एनालाइज करके ब्रेन साइनेप्स को एक्टिवेट करता है। इसके अलावा आता है फ्लो स्टेट। फ्लो स्टेट ब्रेन की एक ऐसी कंडीशन होती है जब हमारा ब्रेन 100% इफिशिएंसी से काम करता है, जिससे क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। तो गाइस, अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो आगे जरूर आप ये जानना चाहेंगे कि हमारे ब्रेन की स्पीड कितनी होती है, ये प्रोसेस कितनी तेज कर सकता है। देखिए, ह्यूमन ब्रेन की स्पीड और प्रोसेसिंग क्षमता इसे दुनिया की सबसे फास्टेस्ट मशीन बनाती है। इसकी प्रोसेसिंग स्पीड 268 मील प्रति घंटे यानी कि 432 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जानकारी प्रोसेस करता है। न्यूरॉन 120 मीटर प्रति सेकंड की गति से सिग्नल्स भेजते हैं। आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिकों के दिमाग की प्रोसेसिंग स्पीड आम लोगों की तुलना में कई गुना ज्यादा थी। सबसे तेज सोच और रिफ्लेक्स करने की क्षमता हमारे ब्रेन में पाई जाती है। गेमर्स और एथलीट्स मिली सेकंड में प्रतिक्रिया देना सीखते हैं। उसेन बोल्ट
की प्रतिक्रिया समेत 0.15 सेकंड दर्ज की गई थी। इसके साथ ही हमारा ब्रेन फास्ट काउंटिंग करने वाले गणितज्ञों और शतरंज ग्रैंड मास्टर्स का सबसे अधिक तेज गति से काम करता है। इसके अलावा तेज गणना करने वाले गणितज्ञों और शतरंज ग्रैंड मास्टर्स का मस्तिष्क सबसे अधिक तेज गति से कार्य करता है। लेकिन ब्रेन की क्षमता तब घटती है जब हमारे ब्रेन पर डिजिटल ओवरलोड और अटेंशन स्पैम बिल्कुल घट जाता है। ज्यादा स्क्रीन टाइम से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता घट जाती है और आज तक का सबसे कम ब्रेन पावर और अटेंशन एफिशिएंसी 8 सेकंड रह गया है। इसके अलावा हमारा मस्तिष्क लगभग 20 वाट बिजली उत्पन्न करता है, जो एक छोटे बल्ब जलाने के लिए पर्याप्त। मस्तिष्क का 60% भाग फैट यानी कि वसा से बना होता है, जो इसे शरीर का सबसे अधिक फैटी अंग बनाता है। इसके अलावा एक औसत व्यक्ति रोजाना 60,000 से 80,000 थॉट्स सोचता है। सपने देखने के दौरान मस्तिष्क की गतिविधि जागने की स्थिति से भी अधिक होती है। इसके अलावा मस्तिष्क की कुल लंबाई 25 लाख मील तक फैले न्यूरॉन्स के साथ हो सकती है। बाकी ब्रेन के बारे में ये फैक्ट्स जानकर के आपको कैसा लगा कमेंट भी जरूर करना। मिलते हैं अगले